नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे रीट मुख्य परीक्षा L2 एसएसटी के लिए। आपके रीट के अंदर जो एसएसटी का सब्जेक्ट है, उसके अंदर इंडियन हिस्ट्री में एक टॉपिक आता है, दिल्ली सल्तनत काल एवं मुगल साम्राज्य। इस टॉपिक को हम एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, जैसे कि हम बाकी टॉपिक सारे एनसीईआरटी से पढ़ते आ रहे हैं। उसी तरीके से इस टॉपिक को भी हम एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं और इसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो इस पे और ज़्यादा विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं। एनसीईआरटी से इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है 2021-22 के जो पेपर आए हैं, अधीनस्थ बोर्ड के भी पेपर आए हैं, उनमें जो जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इंडियन हिस्ट्री से संबंधित जो आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं। बाकी आरबीएसई, अभी जो रीट के पेपर हुए आरबीएसई से बहुत सारे क्वेश्चन आए जीके के, तो बाकी किसी गाइड में मिले ही नहीं। तो इसलिए हमारा पहला टारगेट है कि हम सबसे पहले एनसीईआरटी और आरबीएसई को अच्छे तरीके से तैयार करें, ताकि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो हमारा जो है वो छूटे नहीं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कैसे हैं आप? सबसे पहले आप सबका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। कोमल, सैनी, कैसे हैं आप? शोभा शोभा राम जी, स्वागत आपका। पूनम, स्वागत आपका। ममता स्वामी और इस परिवार के नए मेंबर है लिया मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ऑफिशियल रूप से बता देता हूँ, अगर आप ज्वाइन करते हो, जैसे हमारे चैनल पे दो ऑप्शन आते हैं, सब्सक्राइब प्लस ज्वाइन। ज्वाइन करने का आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। ज्वाइन की फीस कुछ है नहीं, 29 रुपये ही फीस रख रखी है हमने। ज्वाइन करने से एक तो आप डायरेक्ट कभी भी हमें कॉल कर सकते हो आपकी किसी भी समस्या के लिए, प्लस आपको जो नोट्स हैं वो एक साथ टेलीग्राम पे जितने नोट्स तैयार हो गए वो भेज दिए जाएंगे, खासतौर पर एनसीईआरटी और आरबीएसई के। वैसे ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तब भी आपको टेलीग्राम पे सारे नोट्स मिलने वाले ही हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेलीग्राम वगैरह पे नहीं जुड़ पाते हैं, तो वो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी कोई जरूरी नहीं है ज्वाइन करने के, ठीक है। तो संतोष जी, कैसे हैं आप? आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रदीप जी, विजय, ढानी का छोरा, महेंद्र एंड राम शाहन, स्वागत आपका। कैसे हैं? गिरधारी मीना जी, स्वागत आपका। भानु सोनी जी, स्वागत आपका। राम बाबू मीना, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? और इस सेशन में जुड़े प्रत्येक हमारे परिवार के सदस्य का दिल की अपार गहराइयों से, बहुत सारी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। और आप सब हमारे परिवार के सदस्य हैं और फीडबैक जरूर देते रहें हर सेशन के बाद आप कमेंट में कि आपको ये सारे सेशन जो है वो कैसे लग रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी आप जो है चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। राम साहन जी, ये तो आपका स्नेह है, बाकी मैं कुछ बेहतरीन कर नहीं पा रहा हूँ। बस आपका प्यार है मेरे प्रति, आपका स्नेह है, इसलिए आपको हमारे सेशन अच्छे लगते हैं। और इसके लिए हम निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं कि सेशन या तो करे, नहीं करे तो ऐसे करे जिसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगे कि यार मैंने इस चैनल पे आके 1 घंटा या आधे घंटा जो भी सेशन देखा है उससे मुझे बेनिफिट हुआ है, कुछ भी लॉस नहीं हुआ है, समय बर्बादी नहीं हुई है। तो आप सबके स्नेह के कारण ही हम इतना निरंतर जो है प्रयत्न कर पा रहे हैं। तो आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग हमें इतना प्रेम और स्नेह करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य की चर्चा करते हैं, और ये जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें आपका पूरा दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, मुगल काल आ जाएगा। ये दो टॉपिक जो है दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये आपका चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 से कवर करेंगे। और जो पृथ्वीराज चौहान हमें पढ़ना है वो हम आरबीएसई की बुक से चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले इन 3 चैप्टरों को पूरा करते हैं। आज चर्चा करेंगे 3 नंबर चैप्टर की, जिसमें हम सल्तनत काल की चर्चा करेंगे। और अब तक जो है वो 44 सेशन हो चुके हैं, और ये जो सेशन है आपका कौन सा सेशन है? ये है आपका 45 नंबर सेशन। तो आप जाके प्ले लिस्ट में ये सारे सेशन जो है वो देख सकते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। विद्वान साथियों, हर टॉपिक का, हर सेशन का पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए ये 2 टेलीग्राम चैनल है, इनमें से किसी भी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें।
कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। बिल्कुल ज्वाइन करने के बाद आपको सारे सेशन की पीडीएफ फाइल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। कक्षा एनसीईआरटी कक्षा 7 है आपकी, ये हमारे अतीत भाग 2 और कक्षा 7 है ये एनसीईआरटी जो वर्तमान में आपके विद्यालय में लगी हुई है। दिल्ली सल्तनत के लिए इसमें हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, शासक और इमारतें। इन तीनों चैप्टरों को जैसे ही हम पूरा करेंगे, इसके साथ हमारा दिल्ली सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। लिया जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत। इंदु जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सुलोचना जी, मीनाक्षी यादव जी, गुड़िया कुमावत और बाकी हमारे सभी परिवार के सदस्य जैसे ओम प्रकाश है, मासूम राहुल है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए करते हैं शुरुआत दिल्ली के सुल्तानों की चर्चा करते हैं आज के सेशन में। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो मैं आपको कुछ लाइनें बताऊंगा, वो लिख लेना, या अगर आप साथ साथ नोट्स नहीं बना रहे हैं, बाद में पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके नोट्स बनाना चाहे तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने जितना भी मुझे मोस्ट लगा है इन चैप्टर में से वो मैंने सब हाईलाइट करके आपके सामने जो है वो रखने का प्रयत्न किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का नाम ना लिया जाए। शुरुआत में जो बच्चे आते हैं उनके नाम ले लिए जाते हैं, बीच में आते हैं तो फिर वो सेशन में लग जाते हैं तो फिर नाम की तरफ ध्यान नहीं जाता है। लेकिन आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, बस आप ये ध्यान रखें, आपके लिए यही बहुत है कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमारे परिवार के सभी सदस्य हमें बहुत ही जो है वो हमारे हृदय के निकट हैं। ठीक है, तो चलिए 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। देखो पहला क्वेश्चन बनता है कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर किसका शासन था, क्योंकि सल्तनत काल 13वीं शताब्दी से शुरू होता है ना, 12वीं शताब्दी के अंदर ही शुरू होता है, लेकिन 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली पर जो है वो तोमर वंश का शासन था। ठीक है, और इस तोमर वंश को किसने परास्त किया? इसको चौहानों ने परास्त किया। चौहानों ने इनको परास्त किया और दिल्ली पर चौहानों का वंश स्थापित होने वाला था। अब देखो तोमरों को चौहानों के राज्य काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, और तोमर और चौहान राजवंशों के शासन काल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, यानी व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। तो दिल्ली में 12वीं शताब्दी में कौन से सिक्के चलते थे? देहलीवाल नामक सिक्के जो है यहाँ पर चलते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण एक उप महाद्वीप, जहां पर भी एनसीईआरटी में उप महाद्वीप नाम आएगा उसका अर्थ है भारत। तो इस भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है वो इनका साम्राज्य फैल गया। ये देखिए, ये है दिल्ली का नक्शा। अगर आप दिल्ली गए हैं तो आपको यहाँ पर फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला है ना, हौज खास और जहां पनाह, दिल्ली कुहना, कुतुब मीनार, हौज ए सुल्तानी, ये जो मैप है ये 12वीं शताब्दी का मैप है। ठीक है, और जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहां इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, जैसे कि दिल्ली एक कुहना, सीरी और जहां पनाह जैसे जो है नगर इन्होंने बसाए। और ये 13वीं से 14वीं शताब्दी तक के दिल्ली का एक छोटा सा मैप यहाँ पर आपको दिखाया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर कुछ वंशों की चर्चा करते हैं। पहले तो पिक्चर देखिए, इल्तुतमिश का मकबरा है ये। इल्तुतमिश का क्या है? ये मकबरा आपको यहाँ पर जो है वो दिखाया गया है। अब देखिएगा कि राजपूत वंश की चर्चा करते हैं तो तोमर वंश का जो शासनकाल था वो आरंभिक 12वीं शताब्दी में था, 1165 के करीब करीब, और इनमें जो है वो अनंगपाल का जो शासन था वो 1130 से 1145 तक था। चौहानों का जो शासन था वो 1165 से 1192 तक था, और इन चौहान वंश में जो पृथ्वीराज चौहान है उनका जो शासनकाल था वो 1175 से 1192 तक का था। 1192 से दिल्ली से जो है वो राजपूत शासकों का
शासन समाप्त हो जाता है और इसके बाद सल्तनत काल जो है प्रारंभ होता है। तुर्की शासन जो है प्रारंभ होता है, जिसमें सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1210 तक शासक रहे। इसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक शासक रहे। इसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन महिला सुल्तान बनी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा 1236 से 1240 तक ही, 4 वर्ष ही शासन कर पाई। लेकिन सोचिए 12वीं शताब्दी में, यानी उस दौर में 12वीं 13वीं शताब्दी में एक महिला का शासक बनना, और वो भी मुस्लिम समाज में, अपने आप में बहुत खतरनाक है कि नहीं है। लेकिन फिर भी जिसके इरादों में जान होती है ना, और जिन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो, अंधेरा चाहे कितना गहरा क्यों ना हो, लेकिन एक उम्मीद की किरण उस अंधेरे का विनाश कर सकती है। तो अगर कुछ करने की चाहत होती है ना, तो फिर रोक नहीं सकते। हाँ देखो, जमाने का काम है। बहुत सारे कॉल करते हैं बच्चे कि गुरुजी हमारे जो है वो, हम 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब तो घर वाले भी कहने लगे हैं, रिश्तेदार सब कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो देखो, दुनिया का काम, जमाने का काम है कहना, वो कहता रहेगा, लेकिन आप अपने लक्ष्य से हटो मत, बस यही है। रजिया सुल्तान सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हालांकि इस समय जितने भी मुस्लिम शासक थे, इनके खुद के परिवार वाले, इनके जो साथी थे, वो सब इनके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी इस रजिया सुल्तान ने 4 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद गयासुद्दीन बलबन बने, जो कि 1266 से 1287 तक जो है वो शासक रहे दिल्ली सल्तनत के। इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं विद्वान साथियों, तो खिलजी वंश की शुरुआत होती है, ये होती है 1290 में। खिलजी वंश की शुरुआत कब होती है? 1290 में होती है। फिर जलालुद्दीन खिलजी शासक बनते हैं, 1290 से 1296 तक रहते हैं। जलालुद्दीन को इनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया, और अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके 1296 से लेकर और 1316 तक शासक रहा। और इसके अलावा देखो, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं बड़े पेपरों में, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का संबंध क्या था? ये चाचा भतीजे थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से भी विवाह किया था, तो इनके चाचा भतीजे का भी रिश्ता था, प्लस ये ससुर दामाद भी थे, यानी ससुर दामाद का भी इनका रिश्ता था। इसके बाद तुगलक वंश शुरू होता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद, इनकी शासनकाल समाप्त होने के बाद खिलजी वंश का कोई शासक बना नहीं। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल रहा 1320 से 1324 तक। फिर मोहम्मद तुगलक का शासन रहा 1324 से 1351 तक। फिर फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा 1351 से 1388 तक। इसके बाद जो शासनकाल आता है वो आता है सैयद वंश का, और सैयद वंश के अंदर जो है शासनकाल रहा 1414 से और 1451 तक। फिर इसमें खिज्र खान एक महत्वपूर्ण शासक हुए 1414 से 1421 तक। लोधी वंश का शासनकाल रहा 1451 से 1526 तक। और फिर बहलोल लोधी की बात करते हैं तो 1451 से 1489 तक इनका शासनकाल रहा। अब आपके दिमाग में आता होगा ये बात कि हमारे सिलेबस में लिखा है सल्तनत काल प्लस मुगल साम्राज्य प्लस पृथ्वीराज चौहान। गुरुजी इतो ज्यादा तो इतिहास क्या पढ़ांगा मैं? भाई इन शासकों को अगर हम पढ़ना शुरू करें तो कम से कम 20 दिन का टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा? स्मार्ट तरीके की बात कर रहा हूं मैं। मान लो जनरली अगर कोई नया बच्चा होगा, देखो इसमें 2 तरीके के बच्चे हैं। एक तो ऐसे बच्चे हैं जो 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छी तरीके से पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं, वो कभी इतना पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। उनको पता है कि इतना पढ़ने का टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है अपने पास। अब नए बच्चे जो होते हैं, जो बेचारे क्या करते हैं, बेचारे कहना गलत बात है, वो नए होते हैं, इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं। जैसे मासूम एक है ना हमारा मासूम राहुल है क्या, कुछ एक बच्चा था, इस तरीके से मासूम होते हैं वो। अब वो क्या करते हैं, गाइड खरीदते हैं और गाइड में दे रखा होता है ना, वैसे का वैसा पढ़ लेते हैं। और सोचिए कि आप अगर इतना पढ़ोगे तो कितना सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। जबकि हमें अगर पूछना होता तो खिलजी वंश लिखता, सैयद वंश लिखता, तुगलक वंश लिखता,
मौर्य साम्राज्य लिखा, पीछे लिखा ना इतिहास में, मौर्य साम्राज्य हमने पढ़ा। यहां पर मुगल साम्राज्य लिखा, तो मुगल साम्राज्य को थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन देखो ये टॉपिक उठाया कहां से गया है भाई, जब सिलेबस बनाने वाले जो विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने टॉपिक कहां से उठाया, टॉपिक की ये तीसरा चैप्टर का नाम उठा के इन्होंने क्या करा, देखना आप जरा थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो वास्तव में सही है कि नहीं है। इन्होंने सीधा टॉपिक उठाया, दिल्ली सुल्तान की जगह सल्तनत लिखा, दिल्ली का सल्तनत काल, सल्तनत काल मुगल साम्राज्य, सल्तनत काल की बेसिक जानकारी और बेसिक जानकारी मुगल साम्राज्य की। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, मुख्य मुख्य बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। वो अपन एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो इसमें सारा का सारा वो जो बातें हैं जो आपसे पेपर में पूछी जाएगी वो सारी की सारी यहां पर जो है वो कवर हो जाएगी, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चर्चा करते हैं दिल्ली के सुल्तानों की। देखिए, हालांकि अभिलेख सिक्कों और स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण है वे इतिहास, तारीख या त्वारिख। देखो तारीख जो है वो एक वचन है और त्वारिख जो शब्द है वो बहुवचन है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान दे सकते हैं। जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। यानी वैसे तो स्थापत्य कला वगैरह सब हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, लेकिन वो जो तारीखें हैं जो कि इन शासकों के शासन काल में फारसी भाषा में लिखी गई वो और ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। तारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते हैं जो घटनाओं का वर्णन भी करते हैं और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते हैं। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर भी बल देते हैं। मोस्ट बात आएगी वो मैं आपको और ज्यादा जो है वो जोर दे के बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ दृश्य दिखाए गए हैं, हालांकि थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे पांडुलिपि तैयार की जाती थी। यानी उस समय सल्तनत काल में जो शासक का इतिहास लिखते थे, जो इतिहास का लेखन करते थे, वो कितना मेहनत करना पड़ता था। पहले कागज तैयार करना पड़ता था, फिर लेखन का कार्य, फिर महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला कर उसका प्रयोग किया जाता था और अंत में उसका जिल्द तैयार किया जाता। जिल्द होता है ऊपर का कवर, ठीक है। ये देखो यहां पर हो रहा है। इसके बाद न्याय चक्र की बात करते हैं, यानी सल्तनत काल में थोड़ी सी प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करते हैं। तो 13वीं सदी के इतिहासकार फक्र ए मुदबिर ने लिखा है कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। देखो, राजा का काम तो सैनिकों के बिना नहीं चलेगा और सैनिकों का काम वेतन के बिना नहीं चलेगा। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। वेतन कहां से आएगा? जो टैक्स जाएगा वहीं से तो आएगा। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न होंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देगा। कितनी गहरी बात कही गई है यहां पर। पढ़ने में तो बेसिक लगती है, लेकिन गहरी कितनी बात है। देखना कि राजा को सैनिकों की जरूरत है, सैनिकों को वेतन की जरूरत है। वेतन आएगा टैक्स से, टैक्स देंगे किसान, और किसान कब टैक्स देंगे? जब किसान खुशहाल होंगे, किसान को अच्छी फसल होगी। और किसान खुशहाल कब होंगे? जब सरकारें उनके लिए नई नई योजना बनाएगी और सरकार न्याय संगत होगी, ईमानदार होगी। पूरा चक्कर बन गया ना। राजा को जरूरत थी सैनिकों की और किसानों को जरूरत है राजा, अच्छे राजा की। यानी अच्छा प्रशासन अगर किसी स्थान पे चलेगा तो सब कुछ अच्छा हो सकता है, वरना सब कुछ बिखर जाएगा। ये बात कही गई है। इसके बाद सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी, सुल्तान है आपका इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। क्वेश्चन कैसे बनेगा? रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थी? कमेंट करके बताओ। 1236 में शासक बनी। उस युग में इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी।
लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। यानी इतिहासकार जो इतिहास लिख रहा है इनके दरबार में, वो ये बात लिख रहा है कि अगर मैं योग्यता के अनुसार देखता हूं तो रजिया सुल्तान अपने भाइयों में सबसे ज्यादा योग्य है। सबसे ज्यादा क्या है? योग्य है। और योग्यता होते हुए भी एक लड़की को, एक महिला को, एक रानी को हम शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है मिहाज ए सिराज। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं है। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, रजिया सुल्तान शासक कब बनी? 1236 में। कब तक शासन रहा? 1240 तक। ठीक है, याद रखना। रजिया सुल्तान के काल के प्रमुख इतिहासकार मिहाज ए सिराज। करंट अफेयर आप मूमल की किताब से पढ़ सकते हो, क्रोनोलॉजी मंथली आती है उससे पढ़ सकते हो, है ना। तो आपको पूरे वर्ष का करंट अफेयर पढ़ना है। अभी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अभी हम आगे आपको करवाएंगे, दिसंबर और जनवरी में करंट अफेयर करवाएंगे, तो आप हमारे साथ भी पढ़ सकते हो। अभी पढ़ना चाहो तो अभी भी पढ़ सकते हो। रजिया के बारे में मिहाज ए सिराज के विचार क्या है? मिहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है, इसलिए वह पूछता है कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा क्योंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? क्या कहता है कि भैया तुम योग्य तो बहुत हो, लेकिन तुम महिला हो और तुम्हारा ब्यौरा मर्दों की सूची में ही नहीं आता है। जहां पुरुष शासक है उनकी सूची में तुम्हारा ब्यौरा नहीं आता है। तुम इतने शानदार खूबियों वाले होते हुए भी तुमने हासिल कुछ नहीं किया। यानी एक सोच यहां पर बताई गई है, एक दृष्टिकोण बताया गया है कि पुरुष प्रधान समाज में किस तरीके से पुरुष जो है अपने कंपटीशन में महिला को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। वर्तमान परिस्थितियों में भी अगर किसी परिवार में पति पत्नी है और अगर पत्नी जॉब में है, मान लो पत्नी एक गवर्नमेंट टीचर है और पति बेरोजगार है, तो उनके घर में जो होगी वो शांति नहीं होगी। कुछ ना कुछ कलेश रहेगा, आपसी मन मुटाव रहेगा, थोड़ी सी खींचातानी रहेगी, क्योंकि एक पुरुष जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जहां पुरुष नौकरी में है और महिला घर के काम कर रही है, वहां ज्यादा शांति होगी और महिला काम करके भी खुश रह जाएगी, घर का संचालन भी कर लेगी। लेकिन पुरुष अपने कंपटीशन में महिला को आने नहीं देना चाहता है। दोनों हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान ही समाज है। ऐसा नहीं है कि आज कोई बहुत ज्यादा बदल गया है। आज भी वो स्थिति है, आज भी हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन शिक्षा से दृष्टिकोण में काफी अंतर आया है। दृष्टिकोण से जो है शिक्षा ने हमारी आंखें खोली है और आज शिक्षित वर्ग में काफी जो है वो इस चीज की कमी आई है। इसके बाद चर्चा करते हैं। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था और उस वंश की रानी रुद्रानी देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। यानी जिस समय रजिया का शासन काल था उसके थोड़े समय बाद ही आपका जो आधुनिक आंध्र प्रदेश है वहां एक क्षेत्र था वारगल नामक क्षेत्र। इस वारगल क्षेत्र में एक रानी हुई है। किसकी रानी हुई है? कौन से वंश में हुई है? काकतीय वंश में हुई है। और रानी रुद्रमा, सॉरी मैंने रुद्रानी पढ़ दिया होगा पहले, रानी रुद्रमा हुई है। रानी रुद्रमा देवी, जिनका शासनकाल 1266 से लेकर और 1289 तक था। रजिया सुल्तान और इनके दोनों का व्यवहार थोड़ा सा एक दूसरे से विपरीत रहा। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? रानी रुद्रमा का संबंध किस वंश से है?
तो याद रखना काकतीय वंश से है। ये क्वेश्चन आपको, इस तरीके के क्वेश्चन आपको गाइड में नहीं मिलेंगे और यही क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। यानी इस देखो, रजिया ने क्या लिखाया अपने अभिलेखों में, अपने इतिहास में रजिया ने लिखाया कि मैं उसकी बेटी हूं, यानी मैं इल्तुतमिश की बेटी हूं। यानी इसने इल्तुतमिश की बेटी के अकॉर्डिंग अपना इतिहास लिखाया, जबकि रानी रुद्रमा जो थी उसने अपना नाम पुरुषों जैसा रखा और अपनी एक अलग पहचान, पुरुष जैसी पहचान बनाने का प्रयास किया, पुरुष जैसी पहचान बनाने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिग्दा, 980 से 1003 तक। उनका नाम दीदी था। दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है। नाम क्या था? दिग्दा था, और दिग्दा जो शब्द है वो दीदी से ही निकला है, ऐसा कहा गया है। जाहिर है कि प्रजा में अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन किया जाता था, दीदी दीदी कहा जाता था, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, आप क्या है कि हर चीज को गलत दृष्टिकोण से देख लेते हो। मैं क्या कह रहा हूं कि समाज क्या है, जिस तरीके से रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान से पहले बहुत सारे मुस्लिम शासक हुए, रजिया सुल्तान के बाद भी हुए, लेकिन रजिया सुल्तान जब शासिका बनी तो जो पुरुष लोग थे ना, वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्या नहीं कर पा रहे थे? एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि यार आ लुगाई हो गए, आ लेडीज हो गए, लड़की हो गए, औरत हो गए, शासक करेगी गए हैं, अब मार पर लुगाया शासन करेगी गए। यानी लोगों के मन में एक्सेप्टनेस नहीं हो रही थी और उनको कहीं ना कहीं ऐसे घुटन या फिर ऐसे अपनी बेइज्जती फील हो रही थी, अब मार पर लुगाया शासन करेगी गए हैं। यानी आज से 20 साल पहले अगर कोई महिला कार चलाती या मोटरसाइकिल चलाती आपको नहीं दिखेगी जनरली। 20-30 साल पहले चले जाओगे तो आज आपको कार चलाते हुए क्या, आज तो आपको एयरप्लेन उड़ाते भी दिख रही है। उस समय कम एक्सेप्टनेस थे। धीरे धीरे शिक्षित समाज में अब एक्सेप्टनेस बढ़ रही है। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि मान लो एक पति पत्नी है, शादी के बाद की बात कह रहा हूं कि पति पत्नी है, पत्नी जॉब लग गई है, पति पत्नी दोनों तैयारी कर रहे हैं, पति जॉब नहीं लगा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अब लोग जो है पति को क्या कहेंगे, ना रे यार तेरे को जीवन है, तू तो लाडी लुगाया कपड़ा धो बोकरी करे के बर्तन माज बोकरी। अब चार सारे समय उसके दिमाग में यही बातें भरी जाएगी, है ना। दोस्त यार बेली रिश्तेदार जो भी होंगे सब यही कहेंगे। तो धीरे धीरे पुरुष के मन में भी ये हो जाएगा, क्योंकि पुरुष, हमारा समाज जो पुरुष प्रधान है, पुरुष अपने आप को जो है वो समाज में प्रधान मानता है और ऐसे मानता है कि मैं ऊंचा रहूं। दोनों के लेवल में, पति पत्नी में पति चाहता है कि मैं ऊपर रहूं, हमेशा ऊपर का मीन मेरा कद थोड़ा सा ऊंचा हो। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर पत्नी जॉब में है और पुरुष नहीं है, पति नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में खिंचाव होता है। कोई जरूर नहीं है कि सब में ऐसा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार देखिए, ये एक मैप में दिखाया गया है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश के द्वारा जीते गए प्रमुख प्रदेश यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ देखो लाहौर, राजकोट तक यहाँ का इनका शासन है। इधर मुल्तान, कच्छ और अजमेर, देवल और अरब सागर तक इनका जो है वो क्या है, इधर जो है वो लखनौती, यानी लगभग जो है वो पूर्वी और पश्चिमी और उत्तरी भारत में इनका जो है साम्राज्य फैल गया है इल्तुतमिश का। ठीक है, इसके बाद देखिए 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन किरिश्नो यानी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से समझ, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपने
चरम सीमा पर पहुंच गए। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सल्तनत काल में किस शासक ने दक्षिण अभियान किए? जनरली इससे पहले, खिलजी वंश से पहले किसी ने भी दक्षिण को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी वो प्रथम शासक थे सल्तनत काल के जिन्होंने जो है दक्षिण की ओर अभियान शुरू किए, और इसके बाद सबसे ज्यादा मोहम्मद तुगलक के काल में हुए। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं कब्जे में ले ली, यानी उनके ऊपर अधिकार कर लिया जो भी रास्ते में उन्हें मिला। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान देखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, देखो दिल्ली में शासन था, इनका मुख्य केंद्र दिल्ली था। इसके बाद देखो पूरे यहाँ तंजावुर तक ये आते थे, है ना, यहाँ तक इनका जो है साम्राज्य इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। यहाँ तक इन्होंने जो है वो अभियान किए। हम पढ़ते भी हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियानों पर गए हुए थे, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इस तरीके के अभियान जो है वो शुरू किए थे दक्षिण भारत के। इसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर ये 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप मीन भारत का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते और साथ ही किसानों से कर वसूला करते थे। यानी पूरे ऑलमोस्ट दक्षिण भारत सहित पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत में जो है वो सल्तनत काल का जो है शासन स्थापित हो जाता है। किसके काल में? ये हो जाता है आपका मोहम्मद तुगलक के काल में। और इन्होंने जिस प्रदेश को जीता वहां पर अपने जो है वो सूबेदार या प्रशासक नियुक्त कर दिए, जो टैक्स भी वसूला करते थे, प्लस वहां पर जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी वो किया करते थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका 12वीं सदी के आखिर दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें यहाँ पर चित्र में दिखाई गई है। ये देखो, अभी आप इसको जानते हो किस नाम से? इसको तो आप जानते ही हो, कौन सा स्तंभ है ये बताओ? ये तो यहाँ पे लोहा स्तंभ है, देखना, ये है कुतुब मीनार। और ये मस्जिद का पार्ट दिखाया जा रहा है, 12वीं सदी में बना था ये। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई सबसे पहले शहर में स्थित है, इसलिए इतिहास में इस शहर को देहली एक कुन्हा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देहली एक कुन्हा कहा जाता है, यानी पुराना शहर, यानी पुरानी दिल्ली। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। यानी इन मीनारों का जो निर्माण हुआ है ये 3 शासकों के शासनकाल में हुआ। ठीक है, कितने शासकों के शासनकाल में हुआ? 3 शासकों के शासनकाल में हुआ। तो पीडीएफ आप क्यों निकालते हो? मैंने आपको स्पष्ट कह रखा है कि जिस दिन हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा एसएसटी के सारे टॉपिक पूरे हो जाएंगे तो हम आपको प्रिंट वाली पीडीएफ देंगे। तो आप तब तक थोड़ा धैर्य रखो, ब्लैक का प्रिंट मत निकाला करो। और मैं तो कहता हूं जिस फाइल पे प्रिंट लिखा हो उसी का प्रिंट निकाला करो। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आपके ज्यादा पैसे लगाएं, फिर फायदा क्या हुआ नोट्स पढ़ने का? या तो आप, सबसे अच्छा तरीका तो है कि लिख लिया करो। अगर अभी नहीं लिखना चाहते हो आपकी ना गुरुजी मार्फत को लिख के जो हाथ दुखा मार तो मैं तो प्रिंट ही कटा लिया आप सही मार्कर कोई कमी को। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, जैसे ही कोर्स पूरा होगा, सिलेबस पूरा होगा, हम आपको इसकी प्रिंट वाली पीडीएफ देंगे और वो व्हाइट पेज पे होगी और वो साइज भी छोटा होगा। ये चित्र वगैरह सब हटा के केवल मोस्ट बातें ही होगी और उनका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। मस्जिद की बात करते हैं। यह अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथे को टेक कर सजदा करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम कहा जाता है, यानी नेता कहा जाता है, नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश यानी खुतना कहते हैं, धर्म के उपदेश यानी खुतना भी देता है। नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की ओर है ना। काबा क्या कहते हैं? काबा मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मेरे साथ मुस्लिम दोस्त कई पढ़ते थे, वो काबा कहते थे, है ना। उनको ऐसे कोई मान लो अपनी बात कहनी है और मैं जैसे उन पे विश्वास नहीं कर रहा हूं तो वो क्या कहते हैं, यार भाई मैं काबा का नहीं हाथ करके कहूंगा, काबा का नहीं हाथ करके कहूं, है ना। इस तरीके से अपनी बात को वो और ज्यादा मजबूती से कहते हैं।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आता है। नेक्स्ट आता है बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहां पनाह विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर जो है वो बनाई गई थी। इसके बाद आपको एक और चित्र दिख रहा है मोठ की मस्जिद। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, मोठ की मस्जिद किसने बनाई थी? मोठ की मस्जिद बनाई थी सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी के शासनकाल में उनके मंत्री ने बनवाई थी। और जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में जो है वो निर्मित है। यह है जमाली कमाली की मस्जिद। इसके बाद देखिएगा खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। कैसा प्रशासन रहा? दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेंकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदगा क्या कहा जाता था? बदगा कहा जाता था। और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। और वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर जो है वो हो सकते थे। गुलाम, एक अलाउद्दीन खिलजी के पास एक गुलाम था, उसका नाम कमेंट करके बताना। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक गुलाम था और उस गुलाम को भेंट दिया था जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट में दिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने उसी गुलाम को आदेश दिया कि तुम जलालुद्दीन खिलजी को मार डालो। हालांकि बाद में उसको रोक दिया था कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को मारा था। लेकिन नाम बताना उसका कमेंट करके अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल, मलिक काफूर, है ना? काफूर, मलिक काफूर, बिल्कुल सही बताया। मलिक काफूर, आपने वो मूवी में भी देखा है, मूवी में भी दिखाया गया है। मलिक काफूर था अलाउद्दीन खिलजी का। और गुलाम का मीन क्या होता है? गुलाम इतने ज्यादा विश्वसनीय होते थे कि वो अपने मालिक के लिए अपने प्राणों की आहुति भी फट से दे देते थे और इनको खरीदा जाता था। गुलाम खरीदे पहले मानव व्यापार होता था। आज भी मानव व्यापार होता है, लेकिन आज तो ये गैर कानूनी है। लेकिन प्राचीन काल में मानव व्यापार होता था, यानी जो किसी व्यक्ति को खरीद लेता, जैसे किसी को आपने खरीद लिया तो वो फिर आपका हो जाता, आपका गुलाम हो जाता। आप उसको जो कहोगे वो ही उसको करना पड़ता था। जैसे प्राचीन काल में दास प्रथा होती थी ना, अपने राजपूतों में दास प्रथा होती थी, मारवाड़ में दास प्रथा होती थी। उसी प्रकार मुगल काल में गुलाम होते थे, क्या सॉरी सल्तनत काल में क्या होते थे? गुलाम होते थे। ठीक है, तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए जो खरीदा जाता था, पढ़ लिया हमने। इसके बाद देखो बेटों से बढ़कर गुलाम, यानी सल्तनत काल में बेटे से भी ज्यादा विश्वसनीय होता था गुलाम। सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। अभी जैसे ये सिलेबस पूरा हो जाएगा और जितने चैप्टर हम एनसीईआरटी के कर रहे हैं, हम सारे चैप्टर नहीं कर रहे हैं, हम केवल वो चैप्टर कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस से संबंधित है। और इन सारे चैप्टरों के मैं वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। एक बार पहले पूरा सिलेबस कर लेते हैं जो इसी महीने में कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले महीने जितने चैप्टर हमने डिटेल में पढ़े हैं, इन चैप्टरों के यानी एसएसटी, कंप्लीट एसएसटी के आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी करवा दूंगा। सारे के सारे एनसीईआरटी के डिटेल में पढ़ लेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन कर लेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो अगर इतना काम अपन कर लेते हैं, डिटेल पढ़ लेते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी के, डिटेल एनसीईआरटी, वन लाइनर एनसीईआरटी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एसएसटी कमजोर रह पाएगा। मुझे लगता है कि आपका एसएसटी अच्छा खासा हो जाएगा। और एसएसटी के 120 नंबर में से आप अगर अच्छे ढंग से इन चीजों को याद करते हैं तो आराम से 100+ नंबर लेके आ सकते हैं, 110 तक लेके आ सकते हैं। माइनस मार्किंग है तो इसलिए थोड़ा हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। खिलजी और तुगलक शासक बगदा का इस्तेमाल करते थे। किसका करते थे? बगदा। और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उच्च राजनीतिक पदों पर बैठाते
करते रहते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हो जाती थी। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार होते, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति वो वफादार नहीं होते थे। नए सुल्तान के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती। आप देखना वर्तमान में भी ऐसा होता है। अभी जैसे हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो चाहे आरपीएससी का अध्यक्ष हो, आरपीएससी के सदस्य हो, अधीनस्थ बोर्ड का अध्यक्ष हो, अधीनस्थ बोर्ड के सदस्य हो, महिला आयोग हो, जिला कलेक्टर हो, या ऊंचे ऊंचे पदों पर जितने भी अधिकारी होंगे वो सब ऐसे लोग होंगे जो कांग्रेस के चहीते होते हैं। यानी सीधा सीधा कहूं, अशोक गहलोत जी के चहीते हैं। जैसे ही सरकार बदलेगी और नई सरकार आएगी किसी भी पार्टी की, बीजेपी की, वैसे ही सबसे पहले सरकार बनते ही इन सारे पदों पर उनको हटा दिया जाता है जो भी वर्तमान अधिकारी होते हैं, और उनकी जगह पर बीजेपी पार्टी वाले अपने विश्वास पात्र लोगों को क्या करते हैं, बिठाते हैं। यानी ठीक यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है ना। ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, बंदगा, सॉरी बंदगा। खिलजी और तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते थे, यानी गुलामों का इस्तेमाल करते थे। बंदगा सुल्तानों और निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तारीख लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। अब देखो, सुल्तान जो होता था वो गुलाम को बना देता था सेनापति। अब जो सुल्तान के रिश्तेदार होते थे या जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो बड़े नाराज होते थे सुल्तान से, यार हम उच्च वर्ग के लोग हैं, हमें तो बनाया नहीं और इनको बना दिया है, इनको बना दिया गया है, तो ये तो गलत बात है। इससे क्या होते थे, वो नाराज हो जाते थे शासकों से, और उनकी आलोचना भी की गई है। मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन, सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल एक जाति होती है, शराब बनाने और बेचने का कार्य करने वाली जो जाति है वो कलाल है। तो अजीज कुमार नामक एक कलाल, फिरोज हजाम नामक एक नाई, और मनका तब्बाख नामक एक बावर्ची, और लड्ढा तथा पीरा नामक दो मालियों को ऊंचे पदों पर जो है वो ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठा दिया। किसने? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सल्तनत काल के किस शासक ने अजीज खुमार नामक कलाल, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची आदि को उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन किया? तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किया। इसके बाद 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में दिया। अब जो इतिहासकार है इस समय के 14वीं सदी के जियाउद्दीन बरनी, ये क्या कहते हैं कि ये जो सुल्तान था, सुल्तान मोहम्मद तुगलक, इनका दिमाग खराब हो गया था, जो ऐसे लोगों को इतने उच्च प्रशासनिक पदों पर इसने रखा। ये असक्षम या ये शासकों की अक्षमता थी, ये शासकों की अक्षमता के उदाहरण थे। ये शासक जो थे वो योग्य नहीं थे, ये जो शासक थे वो क्या नहीं थे, योग्य नहीं थे। इस तरीके से इतिहासकारों ने इनकी चर्चा की। हो सकता है कि जो बच्चे नए जुड़े हो उनको ये ऐसा लग रहा हो, गुरुजी थे के पढ़ाओ, मान तो कोचिंग में और ही की पढ़ावे, गाइड में मानो और की दे रखे, तो मैं आपको फिर बता देता हूं, हम वहां से पढ़ रहे हैं जहां से ये टॉपिक उठाए गए हैं, यानी एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं
उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब, पैमाइश यानी जमीन का माप तोल किया और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर होते थे। पहला कर कौन सा होता था? करसी, जिसे खर्राज कहा जाता था। करसी पर जो कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? खर्राज। और किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कृषि से जो कर लिया जाता था वो कुल उपज का कितना प्रतिशत होता था? 50% होता था। यानी आपके अगर खेत में 100 क्विंटल गेहूं हुआ तो 50 क्विंटल आपको टैक्स के रूप में देनी पड़ती थी। दूसरा कर था मवेशियों पर कर और तीसरा कर होता था घरों पर कर। ठीक है, घर पर। तो 3 तरीके के टैक्स आपको चुकाने पड़ते थे। सरदार और उनके किलेबंदी, सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी, उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमटो यानी बांस के बने हुए ऐसे स्थानों पर ये रहा करते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता है, यह बहुत बड़ा होता है और इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते। सरदार इन जंगलों में रहते और इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे, बांस। ठीक है, बांस की दीवारें बना दी जाती। यानी कहना क्या चाहता है इतिहासकार यहाँ पर इब्न बतूता की? ये कहना चाहता है कि इस 14वीं शताब्दी के अंदर जो है राजा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दुर्ग बनाते थे पहाड़ों पर, ऊंची पर्वत चोटियों पर। इसके अलावा जंगलों में वो बांस के जो है वो घर बनाकर वहां पर भी सुरक्षित रहने का प्रयत्न करते थे ताकि उन पे कोई आक्रमण ना कर दे। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहती थी। अंदर ही पानी की उपलब्धता रहती थी, अर्थात वहां एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था और ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। अब देखो ये जो बात बताई गई है, देखो मेवाड़ में, मारवाड़ में, अपने राजस्थान में बहुत सारे दुर्ग हैं और दुर्ग इसी तरीके के हैं। दुर्गों को कैसे स्थानों पे बनाया जाता था? ऊंची पहाड़ी पर बनाया जाता था या जंगल के बीच बनाया जाता था ताकि दुश्मन आसानी से वहां न पहुंच जाए। और दुर्ग के चारों ओर दीवार होती थी, पानी की, खाने की, खेत। जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तो खेतें भी अंदर ही होती थी। तो ये सारे काम इसलिए किए जाते थे कि राजा और उनकी प्रजा जो है वो दुर्ग के अंदर सुरक्षित रहे। बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता जो है इब्न बतूता कहां, किस देश था? अफ्रीका देश के मोरक्को से था ये। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में जो है उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत पर भी उनका धावा झेलना पड़ा, दिल्ली सल्तनत को। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। यानी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मंगोल शासकों ने जो है दिल्ली पर आक्रमण किए और इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी जिससे कि वो मंगोलों का सामना कर सके। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों के शासनकाल की कुछ चीजें को हम चेक करते हैं। दिल्ली में 2 बार हमला हुआ, किसका? मंगोलों का। एक तो 1299 में और दूसरा जो हुआ वो 1302-1303 में हुआ। ठीक है, इसमें अलाउद्दीन एक विशाल सेना खड़ी कर पाया। अब देखो अलाउद्दीन का शासनकाल ज्यादा अच्छा माना गया है मोहम्मद तुगलक की तुलना में। मोहम्मद तुगलक पर जब आक्रमण हुआ इनके शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में जो है वो हमला हुआ और सेना इसमें परास्त हो गई।
सैनिकों के लिए सीरी नामक जो है वो सीरी नामक गेरिसन नामक शहर बसाए गए। यानी सीरी और गेरिसन नामक जो है वो शहर बसाए गए जहां सैनिक रहते थे। और इसने मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, दिल्ली एक कुहना को खाली करवाकर उसे एक सैनिक छावनी बना दिया। जो पहले से दिल्ली एक कुहना नामक शहर बसा हुआ था उसको खाली करवाया और वहां पर क्या बनाई, सैनिक छावनी बनाई। किसानों से उपज का 50% कर वसूला करता था अलाउद्दीन खिलजी। और इसने मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। यानी जो टैक्स पहले से किसान चुका रहे थे उन पे और एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है के सल्तनत काल के किस शासक ने सैनिकों को फिक्स सैलरी नगद वेतन के रूप में देनी शुरू की। बाजार से सामान की कीमतों पर नियंत्रण लागू किया। ठीक, ये दो महत्वपूर्ण कार्य किए किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। बट मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, सस्ती धातुओं के टोकन जारी कर दिए। जैसे जनरली सोने के सिक्के होते थे तो इसने क्या बना दिए, सस्ती धातु यानी लोहे के, तांबे के, सिल्वर के टोकन शुरू कर दिए। यानी अपने शासनकाल में इसने दो मुद्रा शुरू कर दी, एक तो सोने के सिक्के और दूसरे जैसे सस्ती धातुओं के सिक्के। इससे क्या हुआ कि इनकी इकोनॉमिक्स व्यवस्था जो है वो खत्म हो गई, सैनिक व्यवस्था खत्म हो गई, इकोनॉमिक्स व्यवस्था खत्म हो गई और मोहम्मद तुगलक जो है असफल शासक कहलाए। जबकि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ये सफल शासक हुए। एक तो इनकी सेना को नगद वेतन देते थे, दूसरा इन्होंने थोड़ा टैक्स, बाजार के अंदर जो महंगाई बढ़ रही थी, सामान की जो कीमत थी उस पर नियंत्रण स्थापित कर दिया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफी सफल हुए और उनके मंगोल आक्रमण काफी सफलतापूर्वक उन्होंने सामना किया, मंगोल आक्रमणकारियों का। इनके प्रशासनिक कदम असफल रहे और असफल कश्मीर आक्रमण, विशाल सेना भंग और टोकन मुद्रा वापस लेना इनको पड़ा। तो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था और अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था की यहाँ पर चर्चा की गई है कि क्यों वो सफल रहे, क्यों वो असफल रहे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने सैनिकों को नगद वेतन शुरू किया। सल्तनत काल के किस शासक ने अपने शासन में जो है सस्ती धातुओं की सांकेतिक मुद्रा चलाई। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। इसके बाद 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी में सल्तनत काल में क्या होता है, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासन उठ खड़े हुए और उनकी राजधानियां समृद्ध और राज्य फल फूल रहे थे। और इसी काल में अफगान और तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इसके बाद शेरशाह सूरी की चर्चा करते हैं। 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा। बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया। शेरशाह सूरी एक छोटा सा सैनिक था, नाम मात्र का सैनिक था और अपने चाचा के किसी क्षेत्र का ये प्रबंधक था। ठीक है, आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं ने 1530-1540 यानी मुगल शासक कितना, दो मुगल हुमायूं का शासनकाल दो भागों में है, 1530 से 1540 और 1555 से 1556, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था। तो हुमायूं तक को चुनौती दे डाली और परास्त भी किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, सूरी वंश। सूर वंश के केवल 15 वर्ष, यानी कितना शासनकाल रहा इनका, 15 वर्ष ही रहा, 1540 से 1555 शासन किया। लेकिन इनके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी सुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया यानी संभाला, तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को भी अपनाया। यानी शेरशाह सूरी ने जो प्रशासनिक व्यवस्था इन 15 सालों में चलाई थी उसको अकबर ने आगे कंटिन्यू जो है वो रखा। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए 3 श्रेणियां इस
3 श्रेणियां, ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्म युद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी में जो है वो 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया और इसके अनुसार समाज में 3 वर्गों में विभाजन किया गया। प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। तीनों वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था और इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिली। इस विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह उभरा और इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। ये थोड़ा सा क्या है, एनसीईआरटी हमेशा क्या करती है कि लास्ट में जो है विश्व की चर्चा करती है, ये हमारे काम का नहीं, इसको छोड़ देते हैं। और ये आपका जो है वो सल्तनत काल का पहला चैप्टर जो है वो पूरा हो गया है। 3 नंबर, कल 4 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम मुगलों की चर्चा करेंगे। आज हम सल्तनत काल के अलग अलग सैयद वंश, खिलजी वंश और सबकी गुलाम वंश की चर्चा की है। कल हम केवल और केवल जो है मुगल वंश की चर्चा करेंगे, कल और परसों। यानी प्रयास यह है कि अपन कल ही ये दोनों चैप्टर करें, चैप्टर नंबर 4 और 5। और इसके अलावा मैं ये चाहता हूं आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ऐसा हम करें कि अब सर्दियां आने लगी है, दीपावली के बाद तो वैसे भी ज्यादा सर्दी हो जाएगी, तो अब अपने पास जो समय ज्यादा हो गया है शाम के समय, तो क्लास का टाइम 9 बजे की जगह 8:30 से 10 बजे कर दे, 1.5 घंटे की क्लास कर दे, थोड़ी सी और लंबी क्लास कर दे जिससे कि सिलेबस और जल्दी पूरा हो जाए। तो कमेंट करके बताओ क्या समय बदलकर 8:30 से 10 कर दिया जाए? कमेंट करके बताएं, समय बदलकर 8:30 से 10 बजे कर दिया जाए। और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना और कमेंट में जरूर बता देना कि समय 8:30 से 10 बजे कर दें क्या। अभी के लिए बस इतना ही। पीडीएफ इन सब की आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। आपको जो नए बच्चे हैं उनके मन में ऐसा हो सकता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं यार, यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, तो घबराओ मत। जैसे ही अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा उसके बाद इन सारे चैप्टर के एनसीईआरटी के 1 लाइनर क्वेश्चन करवा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन यहां से बनते हैं बाहर नहीं होंगे कुछ भी, ठीक है? तो बिल्कुल धैर्य रखें, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन इनसे बने हैं वो सारे आपके सामने